नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 746वां वेबिनार है। आज के वक्ता है अहमदाबाद से वैद्य सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज जीवनचर्या, खानपान की आदतें और स्वास्थ्य विचार अंतर्गत व्यायाम, एरोबिक्स के बारे में वक्तव्य देंगे। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। नमस्कार सर, सभी को जय धन्वंतरी और जय आयुर्वेद। इष्ट देव को याद करते हुए और गुरुदेव को याद करते हुए श्री गणेश करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो हमारी श्रृंखला जीवनचर्या पे खान पान पे चली, कहीं न कहीं आयुर्वेद में जो जनमानस की आस्था है और आयुर्वेद का यह सिद्धांत कि रोग होने के बाद तो सब उपचार करते हैं, रोग हो नहीं ऐसा कैसे हो, और आयुष्य बढ़े ऐसा कैसे हो। तो इसके लिए कुछ सामान्य समझौतियां और उनका परिपालन, इसका पूरा का पूरा एक विज्ञान जो कि जीवनचर्या, खान पान और दैनिक आदतें हैं। इस श्रृंखला की 12 कड़ियां, ये 12वीं कड़ी है। इसके पहले की 11 कड़ियां अलग अलग विषयों पर समयानुसार प्रतिपादन हुआ, जिसमें प्रातः उत्थान पे बात हुई, मलोत्सर्ग पे बात हुई, दंत धावन पे बात हुई, नस्य पे बात हुई, गंडूश यानी मुंह धावन पे बात हुई, अभ्यंग पे भी श्रेष्ठ जनों ने बात की, और व्यायाम पे बात चल रही है। तो व्यायाम में हमने अगली स्लाइड, व्यायाम के अलग अलग जो प्रकार हैं उन पे बात की, जिसमें जो स्टैटिक है या डायनेमिक है, एरोबिक है, एनारोबिक है, इन सब चीजों पे बात हुई। स्टैटिक तरीके के जो व्यायाम हैं उसको और गहराई तक ले जाते हुए हम लोगों ने कई प्रकार के योग सीखे और स्टैटिक का सूक्ष्मतम रूप यानी कि विभिन्न मुद्राओं पे बात की। हालांकि डायनेमिक और एरोबिक एनारोबिक की जो परिभाषा है और उसके उदाहरण जब मैंने व्यायाम की शुरुआत की थी तभी वो बताया था, किंतु अब हम एरोबिक पे थोड़ा विशेष गहराई पे जाएंगे ताकि इन आसनों का या इन एक्सरसाइजेस का जनमानस लाभ उठा सके। क्योंकि अभी तक जो स्थितियां रही, कई बार लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ, ये सूर्य नमस्कार, ये पश्चिमोत्तासन, ये नौकासन, इस तरीके के अलग अलग व्यायाम सुन के बहुत अच्छे लगेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन,
भुजंगासन, अलग अलग जो भी आसन है या मुद्राएं हैं। पर जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, जब उसको करने के लिए जाते हैं, तो वो उतना आसान नहीं रह जाता और उसमें भी श्वासोच्छ्वास का जो क्रम है उसको साधना, किस तारतम्य के साथ उसको करना है, उसका ध्यान रखना, वो सब चीजें पढ़ने और देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन यदि एक कुशल प्रशिक्षक ना हो साथ में तो वो करना थोड़ा कठिन और दुर्लभ है और कई बार उससे फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आज आपके लिए जिस विषय पे हम बात करेंगे वो चीजें अभी तक जो बातें हुई व्यायाम में उससे उसकी तुलना में आसानी से की जा सकती हैं और जिनसे हम परिचित हैं। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान हम देने की कोशिश करेंगे कितने समय तक करें और किस क्रम में करें, ताकि उसका संपूर्ण तौर पे लाभ उठाया जा सके। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले परिभाषा समझते हैं। एरोबिक व्यायाम। एरोबिक व्यायाम किसी भी प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग या कार्डियो है। इसमें तेज चलना, तैरना, दौड़ना या साइकिल चलाना जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। परिभाषा के अनुसार एरोबिक व्यायाम का मतलब है ऑक्सीजन के साथ। एरोबिक गतिविधियों के दौरान आपकी सांस और हृदय गति बढ़ जाती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो शब्द अपने आप इंगित करता है, एरो मतलब हवा में, तो हवा के अंदर जहां हवा आसानी से मिल सके ऐसे खुले वातावरण में होने वाले व्यायाम एरोबिक व्यायाम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एरोबिक शारीरिक व्यायाम का एक रूप है जो फिटनेस के सभी तत्वों जैसे लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में सुधार के लक्ष्य के साथ लयबद्ध एरोबिक व्यायाम को स्ट्रेचिंग और ताकत प्रशिक्षण दिनचर्या के साथ जोड़ता है। यह आमतौर पर संगीत के लिए किया जाता है और एक प्रशिक्षक यानी फिटनेस पेशेवर के नेतृत्व में समूह सेटिंग में अभ्यास किया जा सकता है। कुछ एक व्यायामों में ऐसा किया जाता है, सभी व्यायामों में ऐसा नहीं किया जाता। हालांकि इसमें एकल संगीत संगत के बिना भी ये चीजें हो सकती हैं। बीमारी को रोकने और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ चिकित्सक विभिन्न दिनचर्या करते हैं, जिसमें कई अलग अलग नृत्य जैसे व्यायाम भी शामिल हैं। औपचारिक एरोबिक्स कक्षाओं को तीव्रता और जटिलता के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। इसमें 5 घटक हैं। वार्म अप जो कि 5 से 10 मिनट होता है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग जो कि 25 से 30 मिनट तक होता है, मांसपेशियों की ताकत और कंडीशनिंग जो कि 10 से 15 मिनट होता है, कूल यानी कि वापस अपनी स्थिति में आना और उसके बाद जो कि 5 से 8 मिनट होता है, और खिंचाव और लचीलापन के लिए 5 से 8 मिनट होता है। एरोबिक्स कक्षाएं प्रतिभागियों को उनके फिटनेस स्तर के अनुसार उनकी भागीदारी के स्तर का चयन करने की अनुमति दे सकती हैं। कई जिम विभिन्न प्रकार के एरोबिक कक्षाएं प्रदान करते हैं। प्रत्येक वर्ग को एक निश्चित स्तर के अनुभव के लिए डिजाइन किया गया है और एक प्रमाणित शिक्षक द्वारा उनके विशेष वर्ग से संबंधित एक विशेष क्षेत्र के साथ पढ़ाया या सिखाया जाता है। परिभाषा के अनुसार एरोबिक व्यायाम का मतलब ऑक्सीजन के साथ है, जो हम लोगों ने ऊपर बात की। एरोबिक गतिविधियों के दौरान हमारे सांस और हृदय की गति बढ़ जाती है। एरोबिक व्यायाम
हृदय, फेफड़ों और परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। एरोबिक व्यायाम एनारोबिक व्यायाम से थोड़ा अलग होता है। भारोत्तोलन या स्प्रिंटिंग जैसे एनारोबिक व्यायाम में ऊर्जा का त्वरित विस्फोट शामिल होता है। इन्हें थोड़े समय के लिए अधिकतम प्रयास से किया जाता है। यह एरोबिक व्यायाम से अलग है। आप निरंतर अवधि के लिए एरोबिक व्यायाम करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम घर पर भी किए जा सकते हैं। ऐसे कई व्यायाम हैं जिन्हें आप बिना किसी उपकरण के या बहुत कम समय में कर सकते हैं। किसी भी व्यायाम को शुरू करने से पहले हमेशा 5 से 10 मिनट तक वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप करने से हमारा जो शरीर होता है उसकी विभिन्न मांसपेशियां और उनमें पहुंचने वाला जो रक्त है, रक्त संचार है, उसकी निरंतरता यह सुदृढ़ होती है। और ऐसा होने से जो एक स्ट्रेच आना या मस्कुलर पुल होना, ऐसी सब जो दुर्घटनाएं होती हैं कभी कभी, वो होने की संभाव्यता बहुत कम हो जाती है। एरोबिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए क्या करता है, इसको समझते हैं। चाहे आपकी उम्र, वजन या एथलेटिक क्षमता कुछ भी हो, एरोबिक गतिविधि आपके लिए अच्छी है। एरोबिक गतिविधि के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे आपका शरीर नियमित एरोबिक व्यायाम के लिए अनुकूल होता जाएगा। आप मजबूत और फिट होते जाएंगे। निम्नलिखित 10 तरीकों से एरोबिक गतिविधि हमें मदद करती है। जैसे अतिरिक्त वजन को नियंत्रित रखने में, स्वस्थ आहार के साथ एरोबिक व्यायाम आपको वजन कम करने और उसे नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपनी सहनशक्ति और फिटनेस और ताकत बढ़ाने में, जब आप पहली बार नियमित एरोबिक व्यायाम शुरू करते हैं तो आपको थकान महसूस हो सकती है, लेकिन लंबे समय में आप बढ़ी हुई सहनशक्ति और कम थकान का आनंद लेंगे। आप समय के साथ हृदय और फेफड़ों की फिटनेस तथा हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ा सकते हैं। वायरल बीमारियों या अन्य तरह के संक्रमणों से बचाव। एरोबिक व्यायाम आपके प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छे तरीके से सक्रिय करता है। इससे आपको सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसे वायरल बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने, एरोबिक व्यायाम कई स्थितियों के जोखिम को कम करता है। इन स्थितियों में मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, टाइप 2 मधुमेह, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर शामिल है। वजन उठाने वाले एरोबिक व्यायाम जैसे पैदल चलना ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद करता है। दीर्घकालिक स्थितियों का प्रबंधन करने में भी यह सहायक है। एरोबिक व्यायाम रक्तचाप को कम करने और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यह गठिया से पीड़ित लोगों में दर्द को कम कर सकता है और कार्य क्षमता में सुधार कर सकता है। यह कैंसर से पीड़ित लोगों में जीवन की गुणवत्ता और फिटनेस में भी सुधार कर सकता है। यदि आपको कोरोनरी धमनी की बीमारी है तो एरोबिक व्यायाम आपकी स्थिति को प्रतिबंधित करने में आपकी मदद करता है। अब कई बार लोगों के मन में जिज्ञासा या प्रश्न ये उठ सकता है कि यार, व्यायाम करने से जो है कैंसर कैसे रुक सकता है। तो कैंसर जो है किसी भी टिश्यू या सेल के एक्सेसिव ग्रोथ को दर्शाता है, ऐसा स्टडीज बोलती हैं। और जब हम रेगुलरली व्यायाम करते हैं तो व्यायाम में होने वाले जो टिश्यूज के और सेल्स के वेयर एंड टीयर हैं, वो नए सेल से रिप्लेस होते हैं। तो जो हमारे पास एक्सेसिव एनर्जी है और एक्सेसिव बॉडी कंटेंट है इन अ वे, वो उसमें यूटिलाइज होता है, जिससे जिसको बोलते हैं ना अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव ग्रोथ, वो रुक जाती है। तो इसलिए कैंसर के पेशेंट्स को इस तरीके की हिदायत भी दी जाती है कि सम्यक आहार करें और सुचारू रूप से व्यायाम करें। तो इस तरीके से उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और साथ में
इसके रोग को कंट्रोल करने में भी आसानी होती है। तो इस तरीके की चीजें हैं। इसके अलावा दिल को मजबूत करने में ये सहायक है। एक मजबूत दिल को तेजी से धड़कने की जरूरत नहीं होती। एक मजबूत दिल रक्त को अधिक कुशलता से पंप करता है, जिससे आपके शरीर के सभी हिस्सों में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। इसके साथ साथ यह भी होता है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। स्ट्रेस लेवल डाउन होने से आप किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य बना के रखते हैं और घबरा नहीं जाते। और जब घबराते नहीं है तो आपका बीपी ऊपर या नीचे नहीं होता है। अपनी धमनियों को साफ रखने में भी यह सहायक है। एरोबिक व्यायाम आपके उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल आदि को बढ़ाता है और आपके निम्न घनत्व वाले लिपोप्रोटीन जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है को कम करता है। इससे धमनियों में प्लाक का निर्माण कम हो सकता है। मूड को एलिवेट करने या बेहतर बनाने में एरोबिक व्यायाम अवसाद की उदासी को कम कर सकता है और चिंता से जुड़े तनाव को कम कर सकता है। यह मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को बेहतर बनाता है। यह नींद को सुचारू करता है और अच्छी नींद लाने में सहायक है। और अच्छी नींद और अच्छा स्वास्थ्य हमेशा अच्छे जीवन की पहली जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ सक्रिय और स्वतंत्र बनाने में भी मदद करता है। एरोबिक व्यायाम आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखता है, जो आपकी उम्र बढ़ाने के साथ साथ गतिशीलता बनाए रखने में मदद कर सकता है। व्यायाम से वृद्ध वयस्कों में गिरने से चोट लगने का जोखिम भी कम हो सकता है और यह आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। एरोबिक व्यायाम आपके दिमाग को भी तेज रखता है। नियमित शारीरिक गतिविधि वृद्ध वयस्कों में स्मृति, तर्क, निर्णय और सोच कौशल यानी संज्ञानात्मक कार्य की रक्षा करने में मदद कर सकती है। यह बच्चों और युवा वयस्कों में संज्ञानात्मक कार्य को और भी बेहतर बना सकता है। यह मनोभ्रंश की शुरुआत को रोकने और मनोभ्रंश वाले लोगों में संज्ञान को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। जब आप किसी भी चीज को करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज में हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो भी संलिप्त होता है और ब्लड फ्लो के साथ नर्वस सिस्टम का भी जो कार्य है वो और ज्यादा एक्टिव होता है। तो उस हिसाब से ये विभिन्न प्रकार की जो स्नायु तंत्र से और ज्ञान तंत्र से संबंधित परिस्थितियां हैं उसमें लाभकारी है। लंबी आयु देने में भी यह समर्थवान है। अध्ययनों से पता चला है कि लोग नियमित रूप से जो लोग एरोबिक व्यायाम करते हैं वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं जो नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते। उनमें हृदय रोग और कुछ कैंसर जैसे सभी कारणों से मरने का जोखिम भी कम हो सकता है। अब एरोबिक व्यायाम के जो विभिन्न प्रकार हैं 10 प्रकारों पे हम बात करेंगे और उनको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। पहला व्यायाम लेते हैं रस्सी कूद। इसको घर पे भी किया जा सकता है। आप सामने चित्र में देख पा रहे हैं एक महिला रस्सी कूद रही है। इसके लिए जिस उपकरण की आवश्यकता है वो जूते, क्योंकि चप्पल में रस्सी फंसने का डर रहता है। तो यदि आपके जॉगिंग शूज हैं या जिम के जूते हैं तो उनका प्रयोग करना चाहिए। और रस्सी अलग अलग तरीके की हो सकती है, बाजार में उपलब्ध है। लाभ, रस्सी कूदने से शरीर की जागरूकता और हाथ पैर का समन्वय और चपलता में सुधार होता है। सुरक्षा, आपकी जंप रोप आपकी ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। रस्सी के बीच में दोनों पैर रखकर खड़े हो जाएं और हैंडल को अपनी बगलों तक फैला लें। यही वह ऊंचाई है
जिस पर आप जाना चाहते हैं, और अगर यह बहुत लंबी है तो रस्सी पर ठोकर खाने से बचने के लिए इसे काट दें या बांध दें। अवधि और आवृत्ति 15 से 25 मिनट तक यह किया जा सकता है। प्रति सप्ताह 3 से 5 बार करना चाहिए। रस्सी कूदना एक बेहतरीन इंडोर और आउटडोर गतिविधि है। हालांकि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास पर्याप्त जगह है। आपके सर्किट रूटीन को पूरा होने में 15 से 25 मिनट लगने चाहिए। यदि आप शुरुआती हैं, अपने सिर के ऊपर और पैरों के नीचे रस्सी को घुमाते हुए आगे की ओर जॉगिंग करके शुरू करें। इस क्रिया को 15 सेकंड तक करें। इसके बाद अपनी दिशा बदलें और रस्सी कूदते समय पीछे की ओर दौड़ें। इस क्रिया को 15 सेकंड तक करें। 15 सेकंड के लिए हॉपस्कॉच जंप करके अपने सेट को पूरा करें। ऐसा करने के लिए रस्सी को जगह पर ही कूदें और जैसे ही आप कूदें अपने पैरों को साइड में और फिर वापस बीच में लाने के बाद बारी बारी से इसको स्थिति को बदलते रहें, ठीक वैसे ही जैसे आप जंपिंग जैक करते समय उन्हें हिलाते हैं। इस मूव को 15 सेकंड तक करें। सेट के बीच 15 सेकंड तक आराम करें, फिर वापस दोहराएं और ये 18 से 20 बार करें। यदि आप इंटरमीडिएट व्यायाम करता है तो आप 30 सेकंड के लिए व्यायाम कर सकते हैं और सेट के बीच 30 सेकंड के लिए आराम कर सकते हैं। उन्नत सर्किट को 60 सेकंड के लिए किया जाना चाहिए। उसके बाद 7 सेकंड का आराम करना चाहिए। माफ करिएगा, जो 18-20 बार करने की बात की गई है, तो इसमें मैं समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि एक साथ 18 से 20 बार जंप करें और उसके बाद व्यायाम ये थोड़ा सा विश्राम करें, क्योंकि 18 से 20 बार जब आप कूदते हैं तो एक बार कूदने में और रस्सी को पुनः उस स्थिति में आने में 2 से 3 सेकंड लगता है। तो इस प्रकार 15 30 से 35 सेकंड का समय लेगा। तो इस प्रकार आप सेट्स पूरा कर सकते हैं। अब दूसरा जो एक्सरसाइज है या व्यायाम है वो एरोबिक शक्ति सर्किट है। ये नॉर्मली जिम्स में ज्यादा कराया जाता है। आप लोगों की पहचान के लिए मैंने चित्र भी रखा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें स्टेप अप, फिर पुशअप और वॉकिंग लंग्स, इस तरीके की कुछ एक एक्सरसाइजेस हैं और इनको कितनी बार करना है वो भी लिखा हुआ है। 20 स्टेप लेना है, स्टेप अप में 15 पुशअप्स करनी है और उसके बाद वॉकिंग लंग्स का जो है 20 रिपीटिशन करना है। इसी तरीके से एक दूसरा सर्किट है जिसमें स्क्वाट जंप करते हैं, फिर ट्राइसेप डिप्स करते हैं और उसके बाद एल्बो प्लैंक विथ लेग लिफ्ट करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये तीसरा सर्किट है जिसे वॉल सिट कहा जाता है, फिर बाइसिकल क्रंच कहा जाता है और साइड प्लैंक कहा जाता है। अब ये जो स्लाइड्स हैं इसमें पहली वाले सर्किट पे आप जाइए, वहां से हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं। ये चित्र तो हमने देखे, लेकिन एरोबिक शक्ति सर्किट 1 में आप यदि देखें तो आप देख पा रहे हैं पहली एक्सरसाइज में थाइस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, दूसरी एक्सरसाइज में चेस्ट और हमारी जो आर्म्स है उस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और अगेन वॉकिंग लंग्स में थाइस पे और जो पैर का निचला हिस्सा है उस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और साथ में आर्म्स पे और एल्बोज पे तो है ही। और इन सारी की सारी एक्सरसाइजेस में हमारी ब्रीदिंग धीरे धीरे
हाई होने वाली है, तो उस हिसाब से लंग्स की कैपेसिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। सर्किट 2 में देखा जाए तो स्क्वाट जंप है। स्क्वाट जंप में अगेन आपके नीज, लोअर लेग और थाइज और साथ में जो आपका मिड पोर्शन है, वेस्ट जिसको बोलते हैं, वेस्ट और हिप्स, उस पे पहले में ध्यान दिया जा रहा है। और फिर डिप्स में अगेन आपके शोल्डर्स पे और बाकी के पार्ट्स पे, आर्म के जो शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं और थाइज और हिप्स हैं, उस पे ज्यादा जोर है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लेग्स और थाइज पे, और साथ में चूंकि उनको होल्ड करना है तो वेस्ट पे भी और साथ में हिप्स पे भी। तो इस तरीके से सेकंड सर्किट में जहां पे ज्यादा जोर है, और थर्ड सर्किट में देखा जाए तो अगेन हाई। फिर इसमें वेस्ट की जो ट्विस्टिंग है उसके हिसाब से जो एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन है वो रिड्यूस होने वाला है और मोबिलिटी बढ़ने वाली है। और साइड प्लैंक में भी इसी तरीके से आपके शोल्डर्स और उसके साथ साथ पूरे बॉडी का वेट मैनेजमेंट जो है उस पर ध्यान दिया गया है। तो इसको आगे देखते हैं किस तरीके से ये करना है। एरोबिक शक्ति सर्किट इसको बोला जाता है। उपकरण इसमें जो जॉगिंग शूज या जिम के जूते हैं, डिप्स के लिए मजबूत कुर्सी या सोफा, और इसका लाभ क्या है, तो लाभ यह व्यायाम हृदय और हृदय वाहिनी स्वास्थ्य को बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है और प्रमुख मांसपेशी समूहों को मजबूत बनाता है। सुरक्षा, चोट से बचने के लिए हर व्यायाम के दौरान उचित तरीके पर ध्यान दें। पूरे व्यायाम के दौरान अपने हृदय गति को मध्यम स्तर पर रखें। इस व्यायाम के दौरान आप संक्षिप्त बातचीत करने में सक्षम होंगे। अवधि और आवृत्ति 15 से 25 मिनट प्रति सप्ताह 3 से 5 बार। यह एरोबिक सर्किट आपकी हृदय गति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। 1 मिनट के लिए निम्नलिखित शक्ति व्यायाम करें। स्क्वाट कर सकते हैं, झपट्टा, पुशअप, ट्राइसेप्स डिप्स, धड़ मोड़। फिर सक्रिय आराम के लिए 1 मिनट तक जॉगिंग या मार्च करें। यह एक सर्किट है। सर्किट को 2 से 3 बार दोहराएं। आप सर्किट के बीच में 5 मिनट तक आराम कर सकते हैं। उसके बाद हल्की स्ट्रेचिंग करके आराम किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो व्यायाम है वो है दौड़ना या जॉगिंग। ये हम सभी ने कभी न कभी किया है। और दौड़ने के 2 प्रकार हैं। एक जॉगिंग होता है, या अब जॉगिंग में भी यदि अगर कोई प्रतियोगिता है तो उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जो दूरी होती है उसकी लंबाई के अनुसार प्रतियोगिताओं में मैराथन कहा जाता है। व्यायाम में इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि ये एक तरीके का जॉगिंग है, जिसमें लंबा अंतर तय किया जाता है, लंबी दूरी तय की जाती है और गति की कोई बाध्यता नहीं होती कि नहीं भाई इतने सेकंड में इतना मीटर दौड़ना है। वो जॉगिंग है और ये स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। इसमें किसी से जीतना या कोई कंपटीशन ऐसी कोई भावना नहीं रहती है। और दौड़ का एक और प्रकार है जिसको स्प्रिंट रेस बोला जाता है। इसमें कोशिश ये रहती है कि आदमी तेजी से तेजी करते हुए दौड़े और कम से कम समय में एक सुनिश्चित दूरी को तय करें।
और नॉर्मली ये कंपटीशन में होता है। तो तेज दौड़ इसको सामान्य भाषा में कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जॉगिंग की। दौड़ना या जॉगिंग करना, उपकरण केवल सामान्य जूते, ताकि बैलेंस अच्छा बने। कई लोगों को फ्लैट फुट की शिकायत रहती है, जिसके कारण बैलेंसिंग में दिक्कत होती है। तो दौड़ने के लिए यदि जूते पहने जाएं तो वो ज्यादा श्रेयस्कर है। लाभ: दौड़ना एरोबिक व्यायाम के सबसे प्रभावी रूपों में से एक है। यह हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, वसा और कैलोरी जला सकता है और आपके मूड को बेहतर बना सकता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं: अच्छी रोशनी वाले, भीड़ भाड़ वाले दौड़ने के रास्ते चुनें। किसी को बताएं कि आप कहाँ जाएंगे। भीड़ भाड़ से मतलब यह है कि निर्जन रास्ते न चुनें, नहीं तो कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाले रास्तों में दौड़ेगा व्यक्ति कैसे। तो भीड़ भाड़ से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि निर्जन रास्ते, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वैसे रास्ते का चुनाव नहीं करना है। जहाँ पे कुछ लोग रहते हों, कुछ लोग आते जाते हों और जो आपकी परिचित जगहें हों, गलियां हों, वैसी जगहों पे जाएं। जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स रहते हों, उनकी संख्या ज्यादा हो, ऐसी जगहों को भी अवॉइड करना चाहिए। और साथ में अगर मान लीजिए रास्ते में ऐसी कोई गतिविधि दिखती है या मिलती है, तो आप अपने हाथ में एक छोटा सा डंडा अवश्य सुरक्षा के लिए रखें। अवधि और आवृत्ति: 20 से 30 मिनट प्रति सप्ताह, 2 से 3 बार। अगर आप शुरुआती हैं तो सप्ताह में 2 बार 20 से 30 मिनट तक दौड़ें। दौड़ के दौरान आपकी गति बातचीत के हिसाब से होनी चाहिए। आप शुरुआत में 5 मिनट दौड़ और 1 मिनट पैदल चलने के बीच बारी बारी से काम कर सकते हैं। चोट से बचने के लिए दौड़ने के बाद हमेशा स्ट्रेचिंग करें। तो जैसा कि मैंने बताया, यदि रास्ते में कुत्ते या ऐसे कोई पशु मिलते हैं तो अपने हाथ में सुरक्षा के लिए डंडा रखें, वरना आपका जो जॉगिंग है वो रेस में बदल जाएगा और उसमें भी स्प्रिंट रेस हो जाएगा। पैदल चलना: जिम के जूते या जिसको बोलते हैं जॉगिंग शूज उपकरण में। लाभ: प्रतिदिन पैदल चलने से हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद का खतरा कम हो सकता है। सुरक्षा जैसे जॉगिंग में थी उसी तरीके से। और अवधि या आवृत्ति: प्रतिदिन सप्ताह में 150 मिनट या सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट। अगर पैदल चलना आपका मुख्य व्यायाम है तो हर हफ्ते 150 मिनट पैदल चलने का लक्ष्य रखें। इसे हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट के हिसाब से भी किया जा सकता है। आप प्रतिदिन कितने कदम चलते हैं इसका हिसाब रखने के लिए फिटनेस ट्रैकर का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन 10,000 कदम चलना चाहते हैं तो अपने आधार, वर्तमान में आप जितना चलते हैं, से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने दैनिक कदमों की संख्या बढ़ाएं। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक हर 1 से 2 सप्ताह में अपने दैनिक कदमों की संख्या 500 से 1000 तक बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपना सामर्थ्य है उसके अनुसार लक्ष्य का चयन करें और निरंतर तौर पे जैसा आपका शरीर अलाउ करता है उस हिसाब से उसमें धीमे धीमे बढ़ोतरी करें, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता है। एरोबिक या जिम व्यायाम: आपका स्थानीय जिम कुछ एरोबिक व्यायाम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। उनके पास संभवतः ट्रेडमिल, स्थिर बाइक और अंडाकार मशीनों जैसे उपकरण होंगे। आपके लिए तैराकी के लिए एक पूल भी हो सकता है। यदि आप किसी विशिष्ट व्यायाम उपकरण का उपयोग करने के बारे में निश्चित नहीं है
तो हमेशा किसी पेशेवर व्यक्ति या प्रशिक्षक से सहायता लें। वह आपको यह चयन करने में भी मदद करेंगे। तो ये जो व्यायाम है जो जिम या फिर पूल में हो सकते हैं, उसमें आता है तैराकी। तैराकी यानी कि स्विमिंग। उपकरण, इसके लिए एक पूल होना चाहिए, स्विम सूट होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए। यदि स्विम सूट ना हो तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके के वस्त्र होते हैं जो हमारे शरीर पे बिल्कुल फिट होने चाहिए। और इसमें लाभ इसका यह है कि तैराकी एक कम प्रभाव वाला व्यायाम है, इसलिए यह चोट लगने या चोट से उबरने वाले या सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए अच्छा है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने और ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें जो श्वास का लेना, उसको कुछ समय तक रोकना और वापस से श्वासोच्छ्वास करना, इसका जो क्रम है वो धीमे धीमे बढ़ता है, इसलिए फेफड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा व्यायाम माना गया है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए। सुरक्षा, अकेले तैरने से बचें और अगर संभव हो तो ऐसा पूल चुनें जिसमें लाइफ गार्ड मौजूद हो। अगर आप तैराकी में नए हैं तो तैराकी सीखने के लिए दाखिला लेकर शुरुआत करें। अवधि और आवृत्ति 10 से 30 मिनट, सप्ताह में 2 से 5 बार। यदि आपको तैराकी पसंद है तो आप और आपकी सामर्थ्य आपको अलाउ करती है तो आप इसको 10 से 30 मिनट की जगह 30 से 60 मिनट भी कर सकते हैं। अपनी अवधि बढ़ाने के लिए हर सप्ताह अपने तैराकी समय में 5 मिनट जोड़ें। अगर आपके जिम में पूल है तो एरोबिक व्यायाम के रूप में तैराकी का प्रयास करें। यह कम प्रभाव वाला व्यायाम है, इसलिए अगर आपको चोट लगने का खतरा है तो यह एक अच्छा विकल्प है। आप अपनी हृदय गति भी बढ़ा रहे हैं और अपनी मांसपेशियों को भी मजबूत बना रहे हैं और ताकत और सहन शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। यह सब आपके शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना होता है। तैराकी के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे फ्री स्टाइल है, बटरफ्लाई स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है और टॉडलर स्ट्रोक भी एक होता है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार होते हैं, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अधिक तैरते हैं अतिरिक्त स्ट्रोक जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्री स्टाइल के 1 से 4 चक्कर लगा सकते हैं और उसके बाद बैक स्ट्रोक या बैक स्ट्रोक के 1 से 4 चक्कर लगा सकते हैं और उसके बाद फ्री स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप थक जाते हैं तो लैप्स के बीच में पूल के किनारे आराम करें। जिस पूल में आप तैरते हैं वहां हमेशा सुरक्षा निर्देशों और दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्साह में आकर पहले ही दिन गहराई वाले पानी में न जाएं और अपनी ऊंचाई के हिसाब से और प्रशिक्षक के निरीक्षण में ही, यदि आपने तैराकी नहीं सीखी है तो तैराकी सीखें। स्थिर बाइक, स्थिर बाइक एक जिम में प्रयोग होने वाला उपकरण है। आप लोग देख सकते हैं आजकल सामान्य ट्रेंड के अनुसार कई लोग इसको घर पे भी लाते हैं। यह कम प्रभाव वाला व्यायाम पैरों की ताकत और हृदय संबंधी सहन शक्ति विकसित करने में मदद कर सकता है। जिम में किसी ट्रेनर से बाइक को एडजस्ट करने में मदद लें ताकि सीट सही ऊंचाई पर हो। इससे चोट लगने या बाइक से गिरने का जोखिम कम हो जाएगा। अगर आप घर पर बाइक चला रहे हैं तो एक सामान्य नियम यह है कि बाइक की सीट की ऊंचाई को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपके घुटने में 5 से 10 डिग्री का मोड़ बना रहे और फिर आप पूरी तरह से मुड़ जाएं। ऐसा करने से आपके घुटने के जोड़ पर दबाव कम होता है। स्थिर बाइक पर पैडल चलाते समय अपने घुटने को पूरी तरह से फैलाने से बचें। अवधि और आवृत्ति 35 से 45 मिनट,
प्रति सप्ताह 3 से 4 बार। कम प्रभाव वाले कार्डियो के लिए स्थिर बाइक चलाना एक अच्छा विकल्प है। स्थिर बाइक एक अच्छा कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है जो आपके पैरों की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग करना आसान है। कई जिम और वर्कआउट स्टूडियो साइकिलिंग क्लासेस भी देते हैं जिसमें स्थिर बाइक का उपयोग किया जाता है, लेकिन आप बिना क्लास के लिए भी स्थिर बाइक वर्कआउट से लाभ उठा सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक आसान लय में साइकिल चलाकर स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने के बाद अपनी गति को 75 से 80 चक्कर प्रति मिनट तक बढ़ा सकते हैं और 20 से 30 मिनट तक लगातार साइकिल चलाने का लक्ष्य रख सकते हैं। 5 मिनट के लिए शांत हो जाएं, समाप्त करने के लिए स्ट्रेच करें। बाइक पर इतना प्रतिरोध रखें कि आपको लगे कि आप पेडल दबा रहे हैं, बजाय इसके कि आपको लगे कि आप पैडल आपके पैरों को दबा रहे हैं। अधिक चुनौतीपूर्ण वर्कआउट के लिए प्रतिरोध बढ़ाएं। देखिए ये स्थिर साइकिल चलाना तो एक अच्छी चीज है ही, लेकिन उससे बेहतर चीज यदि आपको समय मिलता है और आपके आसपास ऐसी स्थितियां हैं जहां आप साइकिल चला सकें, तो सामान्य साइकिल चलाएं इससे, और वो भी सुबह में, ताकि सुबह की फ्रेश हवा भी मिले, चिड़ियों की चहचहाहट और सूर्य की सुबह की रोशनी, इन सब से जो सुरम्य वातावरण बनता है वो अपने आप में मनमोहक है और चित्त को प्रसन्न करने वाला है। तो आजकल की जो ये चीजें हैं ट्रेंड में, जिम में या घर पे ये साधन ले आना, बसाना और एक्सरसाइज करना, लेकिन पारंपरिक तौर पे जो चीजें पहले से उपलब्ध हैं वो इनसे सच में मेरे अनुभूति में काफी दर्जे में अच्छी है। अंडाकार अंडाकार एक उपकरण है जिसको अंडाकार मशीन कहते हैं। यह एक अच्छा हृदय संवही व्यायाम प्रदान करती है जो ट्रेडमिल या सड़क या पगडंडियों पर दौड़ने की तुलना में घुटनों, कूल्हों और पीठ पर कम तनावपूर्ण होता है। अभी आप देख सकते हैं विभिन्न शहरों में जो पार्क बने हैं उसमें इस तरीके के जैसे स्थिर साइकिल या अंडाकार मशीन, ऐसी तरीके के उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं विडंबनापूर्ण, और उनसे निपटने के लिए सरकार भी प्रयासरत है कि सामान्य जनता को विविध प्रकार के उपकरण मुहैया करा सके। बाकी यदि संभव हो तो अपनी तरफ से भी उस प्रयास को करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी अगर नैकट्य में ऐसी कोई चीज उपलब्ध ना है तो एज ए ग्रुप, एज ए सोसाइटी, जहां भी संभव हो उस हिसाब से संयुक्त प्रयासों से भी इसको किया जा सकता है। अभी आजकल अगर देखा जाए तो सोसाइटियों में भी अलग अलग तरीके के सोसाइटियों में जिम और जिम लॉन्जेस अवेलेबल हैं और लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एथलेटिकल मशीन शुरू में डरावनी लग सकती है, लेकिन एक बार इसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। 5 से 10 मिनट तक आसान लय में वार्म अप करने के बाद मशीन को चलाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मुद्रा को सीधा रखें। पूरे समय आगे की ओर देखें, अपने पैरों की ओर नहीं देखें। अपने कंधों को पीछे रखें और अपने पेट की मांसपेशियों को सक्रिय रखें। शांत हो जाएं और स्ट्रेच करने के लिए मशीन से बाहर निकलें। अधिक चुनौतीपूर्ण वर्कआउट के लिए मशीन पर प्रतिरोध बढ़ाएं। एरोबिक क्लास वर्कआउट। अब जो वर्कआउट हम लोग करने की बात करेंगे वो क्लासेस में होगा, कोई ना कोई प्रशिक्षक होगा और कई सारे सह व्यायाम करता साथ में होंगे।
तो अगर आपको अकेले व्यायाम करना पसंद नहीं है तो एक क्लास या एक सहायक या उत्साहवर्धक माहौल प्रदान कर सकती है। अगर आप नए हैं तो प्रशिक्षक से आपकी को सही तरीका सीखने के लिए अनुरोध करना चाहिए और ऐसा करने से कई सारी जो दिक्कतें होती हैं वो उनका सॉल्यूशन आ जाता है। अगर आप शुरुआती हैं तो जरूरत पड़ने पर वे व्यायाम में बदलाव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। शुरुआत में अपने स्थानीय फिटनेस सेंटर में सप्ताह में 2 से 3 बार समूह कक्षा में भाग लें। अगर आपको कसरत पसंद है तो आप बाद में और भी जा सकते हैं। इसमें जो व्यायाम है वो कार्डियो किक बॉक्सिंग है। इसके लिए जिम के या फिर जॉगिंग के जूतों की आवश्यकता होती है। किक बॉक्सिंग एक उच्च प्रभाव वाला व्यायाम है जो ताकत और सहन शक्ति का निर्माण करता है। यह तनाव को भी कम कर सकता है और आपकी सजगता को बेहतर बना सकता है। सुरक्षा, पूरी क्लास के दौरान खूब पानी पिएं। अगर चक्कर आए तो थोड़ा आराम करें। अवधि और आवृत्ति 60 मिनट प्रति सप्ताह 1 से 3 बार। कार्डियो किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और एरोबिक्स का मिश्रण है। आपकी क्लास जॉगिंग, जंपिंग जैक या पुशअप जैसे मजबूत बनाने वाले व्यायामों की वार्म अप से शुरू हो सकती है। फिर मुख्य कसरत के लिए मुक्के, किक, हाथ के प्रहारों की एक श्रृंखला की अपेक्षा करें। अंत में कोर या मजबूत बनाने वाले व्यायाम हो सकते हैं। हमेशा अपने वर्कआउट को कूल डाउन और स्ट्रेच के साथ समाप्त करें। एक बहुत जो है ट्रेंड चला है जुम्बा का। तो जुम्बा एक तरीके का नृत्य होता है जो सामूहिक तौर पे किया जाता है। हम गुजरातियों के लिए तो सबसे अच्छा नृत्य गरबा है और जिसमें अत्यंत आनंद आता है। हर एक स्थान का, हर एक राज्य का अपना एक अलग नृत्य है। उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक सभी राज्य और सभी स्थानों के स्थानिक निवासीगण अलग अलग तरीके के नृत्य और संस्कृति के अनुसार उनका महत्व है। और ऐसा नहीं है कि एक जुम्बा डांस ही ऐसा नृत्य है जो हमें व्यायाम कराएगा। विभिन्न प्रकार के जो भी नृत्य हैं वो उतने ही उपयोगी हैं एकाग्रता को बढ़ाने में, शरीर को थकाने में, शरीर की जो स्टेमिना है उसको बढ़ाने में और जो खिंचाव है उसको उत्पन्न करने में और उस हिसाब से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में। लेकिन ये जो जुम्बा नृत्य है वो कुछ एक स्टेप्स का रिपीटिशन होता है। तो इस हिसाब से जहाँ सामान्यतया जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो जितने वैविध्यपूर्ण हैं उतना वैविध्यपूर्ण ये शायद ना हो, क्योंकि ये एक तरीके से इसको बोलते हैं ना रिपीटेटिव ये वाला होता है। तो जुम्बा हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, समन्वय में सुधार करने वाला और शरीर को स्वस्थ बनाने वाला और तनाव से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। सुरक्षा के तौर पे कक्षा के दौरान खूब पानी पिएं। दौरान मतलब पहले पी सकते हैं और बाद में पी सकते हैं, डांस करते समय नहीं पीना है। अगर आपको थकान या चक्कर महसूस हो तो आराम करें। अगर आपको टखने में चोट लगने की संभावना है तो आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जो टखने को अच्छा सहारा दें। अवधि और आवृत्ति 60 मिनट प्रति सप्ताह 1 से 3 बार। अगर आपको डांस करना पसंद है तो एरोबिक वर्कआउट के लिए जुम्बा एक मजेदार विकल्प है। वार्म अप करने के बाद आपका प्रशिक्षक उत्साहवर्धक संगीत के साथ आसान डांस मूव्स के जरिए क्लास को निर्देश देगा। आप कूल डाउन और स्ट्रेच के साथ समाप्त कर सकते हैं। इंडोर साइकिलिंग
अभी जैसे हमने स्थिर साइकिल का प्रयोग देखा था, उसी तरीके से ये भी एक साइकिल स्थिर होती है। बस ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने स्थिर साइकिल में एक एकल व्यायामकर्ता के बारे में पढ़ा, यहाँ पे एक उपयुक्त प्रशिक्षित प्रशिक्षक के देखरेख में ये व्यायाम होता है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अवधि और आवृत्ति 45 से 60 मिनट प्रति सप्ताह 1 से 3 बार। आराम से साइकिल चलाने के विपरीत साइकिल चलाने की क्लास में आपकी हृदय गति बढ़ जाएगी। इसमें अधिकतम प्रशिक्षण लाभ के लिए प्रतिरोध और चढ़ाई झुकाव भाग शामिल हो सकते हैं। इससे आपको ताकत बनाने और अपनी मांसपेशियों को टोन करने में मदद मिलेगी। कुछ कक्षाओं में साइकिल के जूते की आवश्यकता होती है, जिन्हें आप बाइक में क्लिप करते हैं। आमतौर पर इन्हें अपनी सुविधा अनुसार किराए पर लिया जा सकता है। ज्यादातर क्लास 45 से 60 मिनट लंबी होती है और जैसा कि अन्य व्यायामों में बताया गया, वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेच भी शामिल करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी व्यायाम ऊपर हमने बताए हैं वो सारे के सारे ऐसे व्यायाम हैं जो रिपीटेटिव हैं और जिनसे पसीना आता है। जो पसीना आता है वो शरीर के लिए वैसे बहुत अच्छा है। शरीर की बहुत सारी जो इम्प्यूरिटीज हैं वो पसीने के द्वारा बाहर निकलती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इससे रक्तचाप को कंट्रोल करने में, इसके साथ साथ शुगर को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प होती है। कुछ प्रश्न जो सामान्य तौर पे लोगों के मस्तिष्क में उठते हैं, उनको मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देने की कोशिश करता हूँ। क्या एरोबिक व्यायाम सभी के लिए सुरक्षित है? तो अगर आप व्यायाम करने में नए हैं तो शुरू करने से पहले प्राथमिक देखभाल चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए। वे आपके स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं और उसके अनुसार आपको सलाह दे सकते हैं। हमेशा वार्म अप से शुरुआत करना चाहिए, कूल डाउन और स्ट्रेच के साथ खत्म करना चाहिए। फॉर्म पर ध्यान देना चाहिए और अगर दर्द हो तो वहीं पे रुक जाना चाहिए। अपने शरीर की क्षमता और शरीर के लचीलेपन के अनुसार व्यायाम का चयन करना चाहिए और व्यायाम की आवृत्तियां और उनको कितने समय तक करना है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। एरोबिक व्यायाम के लाभ हमने पहले 10 लाभों के बारे में बात की है, तो वो सारे के सारे लाभ हैं यहाँ पे संक्षिप्त में दिया है। आपको कितने एरोबिक व्यायाम की आवश्यकता है? तो ये एक्चुअली आपके बलाबल के अनुसार और आपकी आवश्यकता के अनुसार इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है और यदि कुछ कर पा रहे हैं तो और करना बेहतर है। तो उस हिसाब से क्रमवार क्रम से जैसे जैसे शरीर में आपका स्टेमिना बढ़ता है और रिपीटेटिव एक्सरसाइज आप कर पा रहे हैं, उस हिसाब से समय और स्थिति के अनुसार उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इन व्यायामों का लगातार अभ्यास करने से हमें हृदय संबंधी सहन शक्ति में भी सुधार देखने को मिलता है और पर्याप्त आराम करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी जो है पानी का स्तर कम होने से लोगों को चक्कर आते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि हाइड्रेटेड रहें। और व्यायाम और व्यायाम की अवधि और व्यायाम के प्रकार तीनों समय ऋतुकाल के अनुसार हम बदल जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हीट हो तो बाहर कम निकलते हैं। उसी प्रकार बहुत ज्यादा ठंड हो तो व्यायाम करना तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा हीटिंग में ओवर स्वेटिंग के कारण कई बार समस्याएं होती हैं और बरसात में हम बाहर नहीं निकल पाते। तो इस प्रकार से ऋतु के अनुसार भी कई बार व्यायाम
बदलने पड़ते हैं, अपनी एक्टिविटीज को बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इस अध्याय को, इस भाग को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इसको सुना और मेरे प्रयासों को सार्थक किया। धन्यवाद देते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए समाप्त करता हूँ। यान कांच पापान जन्मांतकृतांच तान तान प्रकरण प्रदक्षिणा पदे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार वैद्य सुधेंद्र त्रिपाठी साहब का। जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार भाग 12 के अंतर्गत उन्होंने एरोबिक व्यायाम के बारे में बढ़िया जानकारी दी है। रस्सी कूद, तैराकी, पैदल चलना, साइकिलिंग आदि के बारे में अच्छी जानकारी दी है। अब वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब से अनुरोध है कि 2 शब्द कहें। ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी। त्रिपाठी जी ने एरोबिक्स व्यायाम और उन्होंने जब उनकी डेफिनेशन बताई थी तो एयर का जो बताया था मातम, खुले मैदान में अच्छा वायु का संचरण जहां होता है वहां ये करने योग्य है। एरोबिक्स ये अभी नए जमाने की खोज आई है। जो आदमी या कोई व्यक्ति दैनिक कार्य में बैठे बैठे काम करते हैं उनके लिए ये काफी उपयोगी बनता है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट, शरीर का हलन चलन अगर नहीं रहता है तो मेदस्वीता, स्थूलता और जकड़ाहट बढ़ती है। लेकिन जिनका दैनिक कार्य ही ऐसा है कि आमतौर पे चलना फिरना और घूमना रहता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से श्रम, एक्सरसाइज यानी एक श्रम है। श्रम कितना करना और उसका माप बताया है। जब आपके फोरहेड पे, कपाल पे पसीना आए, अंडर आर्म में यानी बगल में पसीना आए, उतना ही व्यायाम करना चाहिए। ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। तो ये एक समझने वाली बात है। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना व्यायाम का माप निकाल सकते हो। दूसरी बात कि पसीना और पानी, अगर पसीना हद से ज्यादा निकलता है और व्यायाम करने के तुरंत आप पानी पीते हो तो इसकी विपरीत क्रियाएं बॉडी पे होती है। ये बातें भी साथ में संभल के, जोड़ के काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ आज जो एक बताया इन्होंने लास्ट में, जुम्बा में एक निश्चित मूवमेंट है, जबकि फ्रीली जो अपना गरबा है या तो संगीत में जैसे भजन संध्या में कहीं जाते हैं और कीर्तन लेके जो मुक्त मन से जो बॉडी मूवमेंट होती है, इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो शायद जुम्बा से कहीं अधिक रहेगा। क्योंकि जब आपका मन प्रफुल्लित रहता है, मन से भी ये जुड़ा हुआ है, तो जब आपका मन प्रफुल्लित रहेगा तो आपको दुगना बेनिफिट होगा, फायदे मिलेंगे। ज्यादा न कहते हुए विराम लेता हूँ। अस्तु। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। आभार, शुक्रिया ठक्कर साहब। वैद्य सुधेंद्र त्रिपाठी साहब ने आज
जो एरोबिक व्यायाम के बारे में बताया। अ, अ, जीवन में खेल कूद का खास महत्व है। जैसे आज रस्सी कूद बताया, तो वो ज़्यादातर रस्सी कूद लड़की लोग ज़्यादा करते हैं, पर लड़के भी रस्सी कूद कर सकते हैं। खेल कूद में जैसे कबड्डी है, लंगड़ी है, हाइड एंड सीक है, झूलना है, हिचक जो झूला पे, दौड़ना, कूदना, जॉगिंग, स्विमिंग, तैराकी, पैदल चलना। पैदल चलना तो डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए अच्छा है, और फिटनेस बरकरार रखने में भी पैदल चलना अच्छा माना गया है। साइकिलिंग के बारे में बताया, तो जो आउटडोर साइकिलिंग कर सकते हैं, इंडोर साइकिलिंग जो खड़े खड़े कर सकते हैं, पैदल लगा सकते हैं। और भी जो बताया डांस के बारे में, जैसे कि गरबा या ट्रेडिशनल डांस के बारे में बताया, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अच्छा रहा वक्तव्य, और ठक्कर साहब ने भी अच्छी कमेंट दी। बढ़िया, सरस सरस।